नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ में। बीबीडी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि बने। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि समस्या की तरफ जाएंगे तो समस्या मिलेगी, समाधान की तरफ जाना होगा। यूपी केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में तीसरे नंबर पर है। कोविड के साथ भारत ने शिक्षा नीति भी बनाई है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के बीबीडी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंच पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान छात्रों को डिग्री और मेडल दिए गए। जब हम दीक्षांत समारोह की बात करते हैं, दीक्षांत समारोह भारत की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली का जो समावर्तन समारोह होता था, उसी का आज परिवर्तित रूप है। ये परिवर्तित रूप की जब हम चर्चा करते हैं, बहुत सारे प्रश्न हम सबके सामने आते हैं। भारत की प्राचीन परंपरा में जब अपनी शिक्षा पूरी करके कोई स्नातक अपने गुरुकुल से बाहर निकलता था, तो कुलगुरु के द्वारा जो उसे दीक्षा उपदेश दिया जाता था, यानी शिक्षा पूरी करने के उपरांत, तो वह इन्हीं शब्दों के साथ में कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी जीवन में सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना, किसी भी अच्छे कार्य के लिए कभी प्रमाद न करना। सीएम योगी ने कहा कि समस्या देखेंगे तो समस्या मिलेगी, समाधान की तरफ जाएंगे तो सफलता मिलेगी। आज यूपी केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में तीसरे स्थान पर है। दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी, तब भारत ने कोविड प्रबंधन के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बनाई। पिछले 8-8.5 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा कि जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश नहीं सुधर सकता, क्योंकि मुझे एक लंबे समय तक देश की संसद में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं अक्सर देखता था भारत सरकार के जब आंकड़े आते थे, उन आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का कहीं नाम नहीं होता था। उत्तर प्रदेश बॉटम 5 में रहता था। हम तरसते थे कि यूपी टॉप 3 में कब आएगा। ये बॉटम 3 में तो है, टॉप 3 में यूपी क्यों नहीं किसी भी स्कीम में। 2017 में जब हमें अवसर प्राप्त हुआ, हम लोगों के मन में एक भाव आया कि वास्तव में यूपी टॉप 3 में क्यों नहीं हो सकता। हमने यूपी टीम के साथ में अपने मंत्रिमंडल के साथ हम लोग बैठे, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठे। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, केवल प्रशासन को और मंत्रियों को यह काम नहीं करना है। याद करना, कोई भी स्कीम तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें जन सहभागिता नहीं होगी। हम जन सहभागिता बढ़ाएं, डायलॉग पब्लिक के साथ हमारे डायलॉग अच्छे होने चाहिए। परिणाम क्या रहा? आज आप देखते होंगे भारत सरकार की जितनी भी स्कीम निकलती हैं, जितनी स्कीम निकलती हैं, उन स्कीम में यूपी टॉप 3 में है, टॉप 3। सीएम ने छात्रों से कहा कि नई शिक्षा नीति से नई सोच और नई उम्मीदें पैदा होंगी। यूपी में शिक्षा का नया दौर शुरू हो रहा है। बीबीडी यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान आगे बढ़कर योगदान दे रहे हैं। जिस विभूति के नाम पे स्थापित हुआ, बाबू बनारसी दास, यह देश का एक जाना पहचाना नाम, जिनका जीवन संघर्षों से तपा था,
देश की आजादी के लिए हमें कुछ करना है और इसके लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। देश की आजादी के प्रति उनके मन में जो जज्बा था, उस जज्बे के साथ जुड़ करके देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने देश के अंदर काम किया। अग्रिम पंक्ति में लड़कर के उस अभियान को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश कैसा बनना चाहिए, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उत्तर प्रदेश की वर्तमान जिन भी कार्य योजनाओं को हम आगे बढ़ाने में सफल होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं भाव इन्हीं विभूतियों के छुपे होते हैं। इस दौरान सीएम योगी ने पर्यावरण पर जिक्र किया। सीएम ने कहा, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया, हम सभी को मिलकर पर्यावरण का संरक्षण करें। सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार ने बैन कर रखा है, या सामान्य रूप से हम लोग दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं, हम वहां के नियम कानून को मानते हैं और नियम कानून को इस रूप में मानते हैं दोनों प्रकार से। ट्रैफिक सेंस की दृष्टि से भी मानते हैं। ट्रैफिक के लिए अगर रेड लाइट आ गई तो हम वहां गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं। बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट पहनते हैं, फोर व्हीलर में है सीट बेल्ट बांधते हैं। लेकिन अपने देश में हम बाइक से जाएंगे तो हेलमेट नहीं पहनेंगे, फोर व्हीलर में जाएंगे तो सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। रेड लाइट आएगी तो एक प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन पहले रेड लाइट का उल्लंघन करेगा। ये जो प्रतिस्पर्धा का भाव है, ये नकारात्मक भाव है। इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ में जनता दर्शन लगाया। इस दौरान सीएम योगी ने आए हुए फरियादों की समस्याओं को सुना। समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बीबीडी यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह शिक्षा के नए युग का प्रतीक बना। सीएम योगी का संदेश युवाओं को समाधान की राह दिखाएगा। यूपी शिक्षा में आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर उत्तराखंड महोत्सव 2025 चल रहा है। इस महोत्सव में रविवार शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम योगी ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक झलक देखी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि संकट के समय लोकगीत और पारंपरिक कला इतिहास को बचाने का बड़ा माध्यम है। सीएम ने विदेशी इतिहासकारों द्वारा छिपाए गए भारत के गौरवशाली प्रसंगों का भी जिक्र किया। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर उत्तराखंड महोत्सव 2025 चल रहा है। इस महोत्सव में रविवार शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि संकट के समय लोकगीत और पारंपरिक कलाएं हमारे इतिहास को जीवित रखती हैं। भारत के कई गौरवशाली प्रसंग ऐसे हैं जिन्हें विदेशी इतिहासकार जानबूझकर नजरअंदाज कर गए। याद करिए, जब संकट के दौरान ये लोकगीत, ये लोक कला ही इतिहास का संरक्षण करके रखती है। भारत के बहुत सारे ऐसे गौरवशाली क्षण हैं जिसे विदेशी इतिहासकार ने जानबूझ करके शरारतन भारत के गौरवशाली इतिहास के साथ नहीं जोड़ा, क्योंकि भारत की गौरव और गरिमा के साथ जुड़े हुए उन पन्नों को अगर रखा जाता, कहीं ऐसा न हो कि भारत का सच्चा इतिहास भारत के नागरिकों को प्राप्त हो। और इसके लिए उन लोगों ने शरारत की, लेकिन लोक गायन और लोक परंपरा के माध्यम से वह गाथा आज भी हम सबको सुनने और देखने को प्राप्त होती है। ये हम सब इस दिशा में आगे बढ़े। हमें अपनी मातृभूमि, अपनी देवभूमि पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। वहां की लोक कला, वहां की परंपरा, वहां के खान पान, वहां की लोक संस्कृति को संरक्षित करते हुए
उसे एक प्लेटफॉर्म भी हमें देना चाहिए। और यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी का भाव। सीएम योगी ने कहा कि लोक धरोहर, लोक गायन और परंपराओं के जरिए हम अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों को महसूस कर सकते हैं। महोत्सव में उत्तराखंड की संस्कृति, हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो रही हैं। सीएम ने लोक संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से उसे एक नई दिशा आगे देने का कार्य कर रहे हैं। आज ये मुझे प्रसन्नता का विषय है कि महापरिषद प्रतिवर्ष उत्तराखंड गौरव सम्मान से कुछ विभूतियों को सम्मानित करती है और इस सम्मान के लिए जिन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए अपना योगदान दिया है, ऐसे महानुभावों को, जिनमें स्वदेशी उत्पाद और आजीविका के क्षेत्र में कार्य करने वाले डॉक्टर सुरेश चंद्र फुलारा जी को, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से अलंकृत डॉक्टर मंजू बाला जी को, विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रमोहन नौटियाल जी को और रसायन विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रोफेसर दीवान सिंह रावत जी को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय इस वर्ष लिया गया है। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। ये महोत्सव उत्तराखंड महापरिषद लखनऊ ने आयोजित किया है। इसमें अलग अलग राज्यों के कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं। गोमती तट पर भारी भीड़ उमड़ी। जब इस प्रकार की संस्थाएं देश, समाज और संस्कृति के लिए समर्पण भाव से कार्य करने वाले, आज के समय में नवाचार को बढ़ाने वाले और शोध को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाली विभूतियों को सम्मानित करती है, तो संस्थाएं स्वयं भी सम्मानित होती है। नौजवानों के लिए एक नई प्रेरणा होती है। हमें अच्छे लोक कला, लोक संस्कृति और लोक परंपरा के लिए समर्पित उन कलाकारों को भी सम्मानित करना चाहिए जो नई तरीके से पुराने वाद्यों को पुनर्जीवित करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह भी एक परंपरा है, उसे भी हमें जीवंत बनाना है। आज के इस अवसर पर मेरी इच्छा थी कि 9 नवंबर को ही मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनूं, लेकिन आपको मालूम है बिहार में चुनाव में इतनी व्यस्तता थी, इतने कार्यक्रम लगे हुए थे, उस दिन चाहते हुए भी मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया। आज ये मेरा सौभाग्य है। मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी ने कहा कि उत्तराखंड परिषद के कार्यक्रम, मैं समझता था कि हो सकता है आप भूल गए होंगे इसके बाद, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि नहीं उस दिन चलना, मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा। तो सीएम ने युवाओं से अपील की कि वे अपनी परंपराओं से जुड़ें। महोत्सव में उत्तराखंड के स्वाद, रंग और संगीत की झलक मिल रही है। समापन 18 नवंबर को उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ये समारोह भी अवधी संस्कृति और उत्तराखंड की संस्कृति के बेहतर समन्वय का ही स्वरूप है। उत्तराखंड महोत्सव, जिसमें अवध के श्री राम हैं, तो उत्तराखंड के बद्री विशाल भी और उत्तराखंड के चारों धाम भी इसके साथ जोड़ करके इस महोत्सव की शोभा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देते हैं। बहनों और भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज का उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 में सर्वे अटल जी के कारण बना। इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ में डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभल में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उत्तराखंड महोत्सव 2025 लखनऊ में सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बना। सीएम योगी का संदेश लोक धरोहर को मजबूत करेगा। भारत की गौरव गाथा हमेशा जिंदा रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
वहीं विपक्ष के फर्जी वोट वाले बयान पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। विपक्ष हारने के बाद लगाता है फर्जी वोट का आरोप। अखिलेश ने राहुल गांधी से सीखे है फर्जी आरोप लगाना। वहीं गुंडाराज बिहार में नहीं चला, यूपी में भी नहीं चलेगा। जातिवाद का अंत बिहार चुनाव से हुआ है। तो विपक्ष हारने के बाद लगाता है फर्जी वोट का आरोप और अखिलेश ने राहुल गांधी से सीखी है फर्जी आरोप लगाने। देखिए, जो वोट चोरी किए वो तालाब में डूबे और अब उनकी पार्टी के साथ वो राजनीति से डूबने वाले हैं। और श्री अखिलेश यादव जी अगर अपने दोस्त श्री राहुल गांधी से नहीं सीखे हैं फर्जी आरोप लगाना, फर्जी पीडीए चलाना और परिवारवाद करना, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का साथ देना, तो यह राजनीति न जंगल राज, कट्टा राज बिहार में चल पाया है, न गुंडा राज, दंगा राज और अपराधियों का राज उत्तर प्रदेश में चल पाएगा। अब जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति के अंत की शुरुआत बिहार ने कर दी है। अब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, गरीबों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आगे बढ़ेगा और श्री अखिलेश यादव जी सफाई जाने की तैयारी कर। यही हश्र होना है जो परिवारवाद की राजनीति करने वाले हैं, उनका यही हश्र होना है, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है, जातिवाद की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है, गुंडागर्दी की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है, बूथ लूटने वालों का कोई भविष्य नहीं है, झूठे आरोप लगाने वालों का कोई भविष्य नहीं है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वालों का कोई भविष्य नहीं है। देश उसका जवाब दे रहा है, प्रदेश उसके जहां चुनाव हो रहे हैं जवाब दे रहा है। ऐसे लोगों का राजनीतिक अस्तित्व ही संकट में है, लेकिन वह केवल मीडिया के माध्यम से उल्टे सीधे बयान देकर के जीवित रहना। देखिए, देश सभी प्रकार के जो हिंसा के कुकृत्य हैं, चाहे वह आतंकवाद हो, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे वह उग्रवाद हो, चाहे अलगाववाद हो, उससे मुक्त होने की ओर आगे बढ़ गया है। और जो इस प्रकार के रास्ते अपनाए हैं, सुरक्षा एजेंसियां गहराई से जांच करके उनको खोज निकालेंगी। कोई राजनीतिक दल का कोई भी नेता अगर राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश के दुश्मनों का समर्थन करेगा, उनके बारे में बयानबाजी देगा, तो देश उसकी समीक्षा करेगा और उसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देने का काम करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा थाना क्षेत्र में शनिवार शाम को खनन क्षेत्र में खदान धंसने से फंसे मजदूरों का रेस्क्यू अभी जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मलबा हटा रही हैं। अब तक 5 शव निकाले गए हैं। 70 से 75 टन वजनी चट्टान हटाने के बाद स्थिति साफ होगी। थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कानूनी कार्रवाई चल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। पत्थर खनन के दौरान ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग में पहाड़ी का बड़ा हिस्सा ढह गया। तकरीबन 300 से 400 फीट गहरी खदान में मलबा गिरने से कई मजदूर दब गए। कृष्णा माइनिंग वर्क्स की इस घटना में रेस्क्यू शनिवार रात से चल रहा है। अब तक 5 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं। मृतकों में इंद्रजीत यादव, संतोष यादव जैसे मजदूर शामिल हैं। 12 से 14 मजदूर अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जेसीबी और अन्य मशीनों से मलबा हटा रही हैं, लेकिन इस दुर्गम इलाके में काम करना मुश्किल है। अगर कोई लापरवाही में भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा है कि युद्ध के घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी वह श्रमिकों के परिवार के साथ हैं और सरकार के हिसाब से उनके लिए पूरा चिंता किया जाएगा। फिलहाल अभी तो संवेदना सिंपैथी के साथ में हम सब यहाँ हैं। इनके पोस्टमार्टम कराने के बाद घर तक इनकी बॉडी पहुंच जाए, संस्कार हो जाए। अभी जो भी 1 लोगों की संभावना और निकालने की है 100 की, हम लोग वहां जाएंगे, रेस्क्यू को चेक करेंगे, सब निकल जाए। उसके बाद जो पुलिस का अपनी काम है जांच करने का, जो जिला प्रशासन काम जांच कर रहे हैं, खनन के नजरिए से है, वो तीनों नजरिए से जांच चलेगी। मेरा मानना है फर्स्ट निगाह में यह दुर्घटना है, लेकिन दुर्घटना किसी लापरवाही से भी हुई है तो खिलाफ करेंगे। डीएम चंद्र विजय सिंह ने कहा कि 70 से 75 टन वजनी चट्टान हटाने के बाद ही फंसे लोगों की स्थिति साफ होगी। बचाव अभियान तेजी से चल रहा है।
पुलिस एसपी अभिषेक वर्मा भी मौके पर निगरानी कर रही हैं। यहाँ रेस्क्यू तो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। पत्थरों को हटाया जा रहा है, मलबा जो भी है वो भी हटाया जा रहा है, पत्थर तोड़ा जा रहा है। वो तोड़ करके ही फिर वहाँ जो भी होगा जो देखा जाएगा। बहुत बड़ा पत्थर, हाँ, करीब 30-40 टन का पत्थर है वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसी को तोड़ने की तैयारी चल रही है। कहाँ तक टूटा है, क्या दिक्कत आई? अभी टूटा नहीं है, उसमें पहुँच रहे हैं, उसमें पहुँच करके उसको तोड़ा जाएगा। जब भी जो भी होगा रेस्क्यू होगा। क्या पोकलैंड वगैरह लेके क्या आए थे? पोकलैंड नहीं आए थे हम, ये लोग सीलिंग लेके आए थे, सब अपना सामान लेकर के आए थे कि हो सकता है खींचना पड़ जाए, कुछ भी। सारी तैयारी वहाँ किया गया है, जो भी जैसे भी बनेगा उसको रेस्क्यू किया जाएगा। ये सफल हो गया, लेकिन रिस्क ज्यादा था इसमें, इसलिए तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी वहाँ करीब 50 आदमी हैं, एनडीआरएफ के वाले वो भी हैं। रेस्क्यू जारी रहेगा। हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिल गई है और उसका पोस्टमार्टम करा के उनका दाह संस्कार कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है। और लोगों के लिए एक चट्टान है जिसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए प्राइवेट कंपनी दूसान है यहाँ, उनके भी टेक्नीशियन बुलाए गए हैं और हमें उम्मीद है कि 1-1.5 घंटे में हमारा प्रयास सफल हो जाएगा। तो ये कितना बड़ा चट्टान है और किस तरीके का? ये लगभग 70-75 टन भारी चट्टान है और उसके हटने के बाद ही सारी स्थिति क्लियर हो पाएगी। कितने लोगों का भी आकलन लगाया जा रहा है, कितने लोग अंदर हैं? अब जो हमें लगता है कि अभी पक्के तौर पे कुछ भी कहना संभव नहीं है। ये जब चट्टान वहाँ से खिसकेगी तो सही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो क्या सर ये रात भर रेस्क्यू चलेगा या? हाँ, हम लोग तब तक चलाएंगे जब तक हम रिकवर नहीं कर लेते। एनसीएल से भी टेक्नीशियन आए हैं, उनकी मशीनें नहीं आई हैं और यहाँ के जो स्थानीय और जो व्यवसाय करते हैं खनिज का, उनकी भी मशीनें लगी हैं। कितनी टीमें लगी हैं? कौन? देखिए, इसमें जो टेक्निकल स्टाफ है उसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अल्ट्राटेक, दूसान और पावर कारपोरेशन की टीमें लगी हुई हैं। इसके अलावा जो खनन के लिए जो डीजी ऑपरेशंस होते हैं वो भी आए हुए हैं और इसके अलावा खनिज विभाग के उच्च अधिकारी भी आए। सर, क्या परिजनों से भी कोई बातचीत हुई है या कोई? हाँ, उनसे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और जो सरकार के स्तर पर जो अनुमन्य सहायता है उन्हें उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत। एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की फुल टीम लगी हुई है। उनके डीआईजी भी आ गए हैं, एनडीआरएफ के कमांडेंट भी आ गए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग पूरा करें और इसके बाद जो स्थिति उभर के सामने आएगी उस पर हम सब आपको शेयर करेंगे। अभी किसी आंकड़े के बारे में कहना किसी प्रकार से भी संभव नहीं हम लोगों के लिए है। 2 लड़के हमारे फंसे हैं सर। 3 लड़के काम करने आए थे हमारे। एक लड़का इधर चलावत रहे हैं ट्रैक्टर, 2 लड़का बेधे कंप्रेसर ऊपर चढ़ल रहे सर। छोटा लड़का जो नीचे रहल वो तो बच गई ना, ऊंचे वाला जौन बा दोनों जने दिव गई ना। तो वह छोटा लड़का घरे हमारे खबर भेजोलन। हाँ, तब ऐसे सुनी साना सब अपन नाता हिता लोग, कुछ अपन बहन बिटिया, कुछ लोगन के जानकारी भइल है साहब। पहुंचल भाई जा, लेकिन 24 घंटा के समय हो गई, वहीं कोई इंतजार नहीं मिलल, न दर्शन मिलल। मृतक मजदूर के परिजनों की शिकायत पर खनन कंपनी के मालिक पार्टनर मधुसूदन सिंह और दिलीप केशरी समेत 3 पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि सुरक्षा इंतजाम न होने से ये हादसा हुआ। कानूनी कार्रवाई जारी है। सोनभद्र खदान हादसा मजदूरों की जिंदगी पर सवाल खड़ा कर रहा है। रेस्क्यू जारी है, लेकिन शवों की संख्या बढ़ सकती है। प्रशासन ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।